Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है और अगर आपने पहले की पार्ट 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मेंडल का कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी क्रॉसेस किए और उन्होंने जो लॉज दिए हमारे जेनेटिक्स के लिए। फिर भी उस टाइम जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे 7 ईयर्स, हमने पढ़ा था कि मेंडल ने 7 ईयर्स पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें वेरियस लॉज प्रोवाइड किए। बट उस टाइम उनके काम को बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं मिली। उनके काम को ना सहारा गया, ना एक्सेप्ट किया गया। तो क्या रीज़न है वाई डिड मेंडल्स वर्क डिड नॉट गेट रिकॉग्निशन? तो उसके क्या कारण है कि उस टाइम ऐसा हुआ? तो सबसे पहले उस टाइम पे कम्युनिकेशन ईजी नहीं था कि आप पूरी दुनिया में, एक देश में, एक इतनी बड़ी दुनिया है उसमें एक देश में आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो और दूसरी जगह कोई और साइंटिस्ट उसी चीज़ पे काम कर रहा है बट आपको नहीं पता, क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती थी। आप इतनी जल्दी आज की तरह नहीं है कि आपने कुछ बनाया, आपने कुछ डिस्कवर किया और आप उसको इंटरनेट के थ्रू या किसी भी तरह आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। वो जल्दी फेमस हो जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि आपने ये इनोवेटिव आइडिया से ये चीज़ क्रिएट की है। बट उस टाइम कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन उनका काम पब्लिसाइज्ड हो ही नहीं पाया। और सेकेंड रीज़न, मेंडल ने हर जगह जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, फैक्टर्स। वो उस टाइम जीन्स के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं, जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इस तरह से। तो इन्होंने जीन्स की जगह वर्ड यूज़ किया फैक्टर। इन्होंने बोला फैक्टर है कोई, तो इन्होंने इस तरह से बताया कि कोई तो फैक्टर्स हैं जो स्टेबल हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स के लिए। इन्होंने बोला जितने भी मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी लॉज हैं, इनमें जो भी आप फैक्टर्स देख रहे हो, जो भी आप एक्सप्रेशन देख रहे हो कैरेक्टर का, चाहे वो डोमिनेंट हो, रेसेसिव हो, ये सभी कंट्रोल होता है फैक्टर्स द्वारा। क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि उस टाइम जीन्स क्या होते हैं, कैसे होता है, तो इन्होंने फैक्टर वर्ड यूज़ किया। बट इस टाइम पे जो और भी मतलब पैरेलल साइड पे काफ़ी रिसर्च जो भी चल रही थी वो कहती थी, क्योंकि वेरिएशन की बात आती थी, इवोल्यूशन की बात आती थी, तो ये बता नहीं पाए कि कैसे फैक्टर्स जो हैं, कैसे जीन्स जो हैं वो स्टेबल हैं और यही रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स के लिए, चाहे हम कोई भी क्रॉसेस की बात करें। थर्डली, जो मेंडल थे उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज़ किया, मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूले लगाए और आपके ये बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने मैथ्स यूज़ किया। तो ये बायोलॉजिस्ट के लिए, मतलब बायोलॉजिस्ट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था कि कैसे, मतलब बायो में आप मैथ्स का यूज़ करके आप प्रूफ्स दे रहे हो। तो उस टाइम पे भी मेंडल के वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये आपके 3 रीजंस हैं जो मेन है कि क्यों मेंडल के काम को रिकॉग्निशन नहीं मिली। और इसके अलावा जो हमारे मेंडल जी हैं ये प्रूफ भी नहीं दे पाए कि फैक्टर्स जो है उनका एग्जिस्टेंस कहाँ है, कैसे ये फैक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं और प्रोजनी में स्टेबल रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और मैथमेटिक्स का यूज़ करने की वजह से ये सब रीज़न थे कि उनके काम को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। नेक्स्ट आपका ये जो मेंडल ने जितना भी काम किया ये बहुत लेट रीडिस्कवर हुआ। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, सटन एंड बावरी ने दी, थियोडोर बावरी एंड वॉल्टर सटन, ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। इन्होंने कहा, और ये थ्योरी ये कहती है कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं स्पेसिफिक लोकेशन में, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जीन लोकस इज द स्पेसिफिक पोजीशन ऑन विच जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हो क्रोमोसोम पे ये जो रेड बैंड्स बने हुए हैं ये बता रहे हैं जीन की लोकेशन। तो ये थ्योरी भी यही कहती है कि क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट हैं और क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन्स का बिहेवियर पैरेलल है एक दूसरे से।
तो क्रोमोसोम जिस तरह से मियोसिस के टाइम पे डिवाइड होते हैं, तो आपके जीन्स भी उसी तरह आगे डिवाइड होके, डिवाइड तो नहीं, आगे जाते हैं क्रोमोसोम के साथ और एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट है हमारे क्रोमोसोम पे, सिस्टर क्रोमैटिड्स पे। तो जब आपका होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, वो होमोलोगस में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, तो आपके जीन्स भी उसके साथ कैरी होंगे। तो ये थ्योरी यही सजेस्ट करती है कि क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ जेनेटिक हेरिडिटी। तो क्रोमोसोम ही वो व्हीकल हैं जो सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स ना इसके बारे में बता पाई, ना लिंकेज के बारे में बता पाई, तो जिसकी वजह से मेंडल के काम को उस टाइम रिकॉग्निशन नहीं मिली, है ना। हमने पीछे भी डिस्कस किया। तो ये जो सारे रीज़न थे, जो भी चीज़ें मेंडल ने बताई कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, डोमिनेंस होती है, ये सब चीज़ें लिंक्ड थी हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी से। और जो एक्सेप्शंस हमने देखे वो लिंकेज की वजह से थे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि थॉमस हंट मॉर्गन ने कैसे लिंकेज को डिस्कवर किया और क्या होता है सेंटीमॉर्गन, जीन एब डिस्टेंस, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारे 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 के आसपास, 1993, ये सब इस टाइम पे ये जो सारा वर्क था मेंडल का वो रीडिस्कवर किया, डी वेरीज, कोरेंस एंड वॉन टेशरमार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के पूरे काम को रीडिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और माइक्रोस्कोपी। और ये करने के बाद इन्हें पता चला कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जितनी भी थ्योरीज, लॉज हमें प्रोवाइड किए हैं, वो बिल्कुल सही हैं। बस अब वही रीज़न था, ये लैकिंग था पहले, तो मेंडल बता नहीं पाए, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं दे पाए। बट बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और माइक्रोस्कोपी, इन तीनों साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स जो हैं आपके सेल डिवीजन के टाइम पे शो होते हैं। क्रोमोसोम्स, क्रोमा मीन्स कलर, तो क्रोमोसोम्स आर कलर्ड बॉडीज जो कि विजुअलाइज्ड हुए बाय स्टेनिंग द क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम का मूवमेंट, उनका बिहेवियर नोटिस किया गया, माइटोसिस, मियोसिस, कि कैसे क्रोमोसोम बिहेवियर शो करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जो सटन और बॉवेरी हैं, इन्होंने ये नोटिस किया कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है या मूवमेंट को एक्सप्लेन किया मेंडल्स लॉ के हिसाब से। उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस विच इज़ रिडक्शनल डिवीजन, हमें पता है मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं एज वेल एज जीन्स दोनों ही पेयर में होते हैं। आपके जीन्स भी और आपके जो क्रोमोसोम हैं वो दोनों पेयर में होते हैं, और एक जीन में आपके पास एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं, और वो लोकेटेड हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो जैसे फादर और मदर से में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उन दोनों पे किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट के जीन्स सेम पोजीशन पे, सेम जीन लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। और हमें ये भी पता है कि गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड गैमीट्स में हमारे पास एक स्ट्रैंड होगा, एक हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड होगा, तो हमें एक क्रोमोसोम मिलेगा मदर से और एक क्रोमोसोम मिलेगा फादर से, जो कि कंप्लीट करेगा और हमें एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो जो हमें सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें फादर और मदर से मिल रहे हैं वो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो कि स्पेसिफिक ट्रेट्स को कैरी करते हैं स्पेसिफिक जीन लोकस पे। तो ये हमारी जो थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि कैसे क्रोमोसोम्स और जीन्स का बिहेवियर पैरेलल है एक दूसरे से। जैसे क्रोमोसोम बिहेव करते हैं वैसे आपके जीन्स बिहेव करते हैं। जीन्स आपके एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स आप अपने फादर और मदर से आपको मिलते हैं, और क्रोमोसोम इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज दे आर द व्हीकल ऑफ जेनेटिक हेरिडिटरी। क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे, गैमीट्स बनाएंगे आगे, और उन्हीं पे प्रेजेंट है जीन्स, जो कि आगे जाके एक इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होंगे। तो जैसे इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे इसमें फादर और मदर अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हर एक पेरेंट है
वो जो गैमीट्स हैं स्पर्म और ओवम है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 23 पेयर या 46 में से सिर्फ 23 प्रेजेंट हैं। अब 23 फ्रॉम फादर 23 फ्रॉम मदर, तो ये कंबाइन होंगे और 46 क्रोमोसोम मतलब एक डिप्लॉयड सेल बनाएंगे। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे डिवीजन हो रहा है क्रोमोसोम का, आपके गैमीट्स बने और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन में आपको एक क्रोमोसोम मिलेगा दोनों पेरेंट्स से, रेड कलर और ब्लू कलर। तो अब जो बेबी के पास जो कॉम्बिनेशन है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है डीएनए का फ्रॉम बोथ द पेरेंट। तो आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी यही एक्सप्लेन करती है कि होमोलोगस पेयर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्रोमोसोम पेयर। तो यहाँ पे जो आप होमोलोगस पेयर देख रहे हो फादर और मदर में, तो ये इंडिपेंडेंट हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो करने के लिए। क्रोमोसोम को ये कंटेन करते हैं और ये क्रोमोसोम ये जो जीन है उन्हें आगे लेके जाते हैं। और हर एक क्रोमोसोम मतलब वो एक आपके गैमीट सिंगल पेयर ऑफ जो आपके गैमीट बनाता है, वही जैसे हमने सेग्रीगेशन में पढ़ा, हर एक क्रोमोसोम जो एक जीन कैरी कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा। और जो गैमीट हैं, गैमीट जो आपके हैं वो कंबाइन होंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और ऑफस्प्रिंग जो बनेगा तो उसके पास किस टाइप का क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन होगा दोनों पेरेंट्स से, तो वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाएगा। और आई थिंक आप सबको आइडिया भी है जो आपने 11th क्लास में सेल साइकिल में मियोसिस पढ़ा था, तो किस तरह से गैमीट सेग्रीगेट होते हैं और आपके एंड में आपके पास 4 सेल्स बनते हैं जिनके पास एक पेयर, एक आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। हैप्लॉइड गैमेट्स किस तरह से बनते हैं, तो ड्यूरिंग मियोसिस जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है वो माइग्रेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर में एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्रोमोसोम पेयर। क्योंकि हमें पता है आपके मियोसिस 1 जो कि रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें मेटाफेज प्लेट पे आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स आते हैं और वो दोनों पोल पे जाते हैं, फिर वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वापस से डिवाइड होते हैं और आपके मियोसिस 2 में एक सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताती है कि किस तरह से क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन्स आपके कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।